राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो बिना बांधे ही बंध जाते हैं। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन एक दिन डॉक्टर अनिल ने मेरे पति के गंभीर रोग के बारे में बताते हुए इन्हें शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। मेरी सहूलियत के लिए उन्होंने किसी डॉक्टर शेखर के नाम पर एक पत्र भी लिख कर दिया था। बड़े भैया दिल्ली में रहते हैं। उनसे फ़ोन पर बात करके पूछा, तो वो कहने लगे, "अपना घर है, तुमने पूछा है, इसका मतलब तो हम लोग गैर हो गए।" और ना जाने कितना कुछ कहा था। इसके बाद ही हम लोगों ने दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया। यद्यपि मैं जेठानी जी को सही रूप से पहचानती थी, पर ये तो कहते नहीं थकते थे कि दिल्ली वाली भाभी बिल्कुल माँ के जैसी हैं, तुम तो बेवजह ही उन पर शक करती रहती हो। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार होकर आई हुई थी कि जो भी कुछ होगा, उसका मैं सामना करूँगी। हम दोनों लगभग 2 बजे दिन में दिल्ली पहुँच गए थे। स्टेशन से घर पहुँचने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। नहा धोकर खाना खाने के बाद में ये आराम करते-करते सो गए और मैं बर्तन और झाड़ू में व्यस्त हो गई। यद्यपि सफ़र की थकान से सिर दर्द हो रहा था, फिर भी रसोई में लग गई ताकि भाभी को कुछ भी कहने का मौका ना मिले। शाम को 7 बजे अस्पताल जाकर चेकअप भी कराना है, यह बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने 1 घंटा पहले ही ज़रूरी कागज़ों तथा डॉक्टर अनिल के लिखे पत्र को सहेज कर रख लिया था। चूँकि पहला दिन था और कनॉट प्लेस जाना था, इसलिए 1 घंटा पहले ही घर से निकली थी। हमें डॉक्टर शेखर का क्लिनिक आसानी से मिल गया था। मैंने दवाई का पुराना पर्चा और चिट्ठी पकड़ा दी, जिसे देखकर उन्होंने कहा था, "ज़्यादा चिंता की कोई भी बात नहीं है। 15 से 20 दिनों के इलाज से देखेंगे, संभावना है कि ये ठीक हो जाएँगे, वरना इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु डरने की कोई भी बात नहीं है। सुबह-शाम सैर करें और नियमित यहाँ से इलाज कराएँ।" हम लोग उनकी बातों से आश्वस्त होकर पूछते-पूछते बस स्टॉप तक आए। वहाँ से घर तक के लिए बस मिल गई थी। एक दुकान से केक, बिस्किट और कुछ फल खरीदे तथा घर के लिए चल दिए। मेरे हाथों में इतना सारा सामान देखकर जेठानी जी बोली थी, "इस तरह से फिजूल खर्ची मत करो। घर के घी से बने बेसन के लड्डू तो लाई हो, गुझिया भी हैं, फिर इन्हें खरीदने की क्या ही ज़रूरत है?" उनकी बात को काटते हुए मैंने कहा, "शहर के बच्चे हैं, घर में बनी मिठाई तो खाएँगे नहीं, इसीलिए केक और बिस्कुट लेकर आए हैं।" "ठीक है।" इतना कहकर उन्होंने एक लंबी साँस भरी। भैया भी ऑफ़िस से आ गए थे। हम लोगों को देखकर भैया और बच्चे खिल से गए। हम लोगों ने भैया के पैर छुए और बच्चों ने हम लोगों के। भाभी बैठे-बैठे पालक काट रही थी। मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। मैं थोड़ा-सा आराम करना चाहती थी, पर तभी पता चला कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने भाभी से कहा, "आप आराम कर लीजिए, रसोई मैं बना लूँगी।" दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले इन्हें सैर कराने के लिए ले गई। जैसा भैया ने बताया था, लेन पार करते ही पार्क दिखाई दिया। यहाँ यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि इधर-उधर घास पर लोग चहलकदमी कर रहे थे। हम दोनों एक बेंच पर बैठे ही थे कि एक सज्जन ने इन्हें उठाया और बोले, "चलिए उठिए, आप यहाँ पर घूमने आए हैं या फिर बैठने?" हम लोग उनके साथ में थोड़ी देर तक घूम फिर कर वापस से उसी बेंच पर आकर बैठ गए। फिर हम लोगों ने एक दूसरे का परिचय लिया। उन्होंने अपना नाम संतोष बताया। उनकी बेटी राधिका 9वीं कक्षा में पढ़ रही है तथा उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। यह पूछने पर कि दूसरा विवाह क्यों नहीं किया, वे बोले, "दूसरे विवाह के लिए कोई उपयुक्त साथी ही नहीं मिला।" उनका दुख एक मौन दुख था, क्योंकि पत्नी की आत्महत्या से रिश्तेदार व अन्य लोग उन्हें शक की नज़र से देखते थे। वे अपने आप को अस्तित्वहीन सा समझ रहे थे। मेरे पति ने उन्हें समझाया, "देखिए संतोष जी, आपकी बेटी ही आपकी खुशी है, वही आपके अंधेरे जीवन में खुशी के दीप जलाएगी।" हम लोग घर वापस आए तो भाभी अभी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। भैया उस समय मंजन कर रहे थे। मैं फौरन चाय बनाने रसोई में चली गई। चाय बनाने के बाद मैं उपमा बनाने की तैयारी करने लगी। बच्चे कह रहे थे, "चाची आ गई और मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया।" मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई और भाभी का हाल-चाल लेने के लिए मैं उनके कमरे में चली गई। भाभी उस समय पत्रिका पढ़ रही थी। मुझे देखते ही वह थोड़ी-सी संकुचित हो गई। बोली, "आओ, आओ, ज़रा शरीर भारी हो रहा है।"
डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। बीपी बढ़ा हुआ है ना। अरे भाभी, आप भी कैसे संकोच कर रही हैं? मैं हूं ना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने शब्दों को भारी करके कहा, जैसे कह रही हूँ, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहे। अब मैं थकती नहीं हूँ, सब कुछ दिनचर्या में शामिल हो गया है। डॉक्टर शेखर के क्लिनिक जाना और लौटते समय सब्जी, फल, दूध और ब्रेड आदि लाना, उन सब में खर्च इलाज से भी ज़्यादा हो रहा है। मुझे तो चिंता इस बात की है कि अब पैसे भी गिन कर ही बचे हैं और दवा खाने का बिल चुकाना भी बाकी है। इन्हीं तनावों से घिरी होने के कारण आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कपड़े बदलते समय रुपयों का पुलिंदा वहीं कमरे में ही छूट गया था और जो छूट गया सो गया। बस गलती यह हुई कि चाय बनाने की जल्दी में वह रुपयों का पुलिंदा उठाना भूल गई। यद्यपि मुझे याद आया, मैं वह पुलिंदा लेने के लिए भागी। मेरे कपड़े तो वैसे ही पड़े थे, पर वह पुलिंदा नहीं था। मुझे काटो तो खून नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। ये ड्राइंग रूम में बैठे-बैठे टेलीविज़न देख रहे थे, पर उस समय मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा। टहलने के लिए यह जब बाहर निकले, तो मुझे कुछ गुमसुम सा देखकर इन्होंने पूछा, क्या बात है? मैं चुप रही। कैसे कहूँ? मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि इन्होंने मुझे संभाल लिया और समझाने के लहजे से कहा, देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर में आराम करो, मैं घूम फिर कर आ जाऊँगा। इस बात से इन्हें भी तो धक्का लगेगा, यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे, क्या हुआ? सचमुच में तुम बहुत थक गई हो। मेरी देखभाल के साथ-साथ घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। नहीं, यह बात नहीं है, तो फिर क्या बात है? चलो वहीं पार्क में बैठकर बताती हूँ। फिर सारी बातें मैंने इन्हें बता दी। ये बोले, चिंता मत करो, जो नहीं होना था वह हो गया। अब समस्या यह है कि आगे क्या करें और कैसे करें? भैया से उधार मांगने पर अगर पूछेंगे तो वे बोलेंगे कि तुम लोग तैयारी से क्यों नहीं आए। यदि हम लोगों ने उन्हें सही बात बताई तो फिर बात का बतंगड़ बनेगा। फिर ये चुप हो गए। गहरी चिंता की रेखाएं इनके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। मुझे धैर्य तो दिया, पर यह स्वयं ही विचलित हो गए। संतोष जी भी हर दिन की तरह चेहरे पर मुस्कान लिए अपने समय पर आ गए। हम लोगों ने झिझकते हुए उन्हें अपनी समस्या बताई तथा उनसे मदद करने के लिए कहा। वे कुछ देर तक खामोश सोचते रहे, फिर बोले, मैं मदद करने को तैयार हूँ। आप परदेसी हैं, इसलिए एकदम से भरोसा भी तो नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी कोई भी चीज यहाँ पर गिरवी रख दें। जब 3 माह के बाद आप लोग यहाँ दोबारा दिखाने के लिए आएंगे, तब पैसे देकर अपनी चीज ले जाना। हाँ, इन पैसों का मैं कोई भी ब्याज नहीं लूंगा। मरता क्या ना करता। हम लोग भी तैयार हो गए। मेरे गले में 1.5 तोले की चेन थी, उसे देकर रुपया उधार लेना तय हो गया। संतोष जी भी अपने घर गए और 5,000 रुपए लाकर इनकी हथेली पर रख दिए। मैंने उनका उपकार माना और सोने की चेन उन्हें दे दी। इस घटना के बाद इनकी आंखों में उदासीनता गहरा गई। मुझे भला बुरा कहते, डांटते, मेरी इस लापरवाही के लिए आग बबूला होते, तो शायद इनका मन हल्का हो जाता। पर भाई के संरक्षण में यह धोखा इन्हें पच नहीं रहा था। संतोष ही दुनियादारी की बातें, रिश्ते नातों के खट्टे मीठे अनुभव सुनाते रहे, समझाते रहे, पर इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। घर जाकर मैंने रात में इनको समझाया, समझ लो चेन कहीं गिर गई या रुपयों का पुलिंदा ही कहीं बाहर गिर गया। इस तरह से मन उदास करोगे तो इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। तुम बिल्कुल भी तनाव मत लो, बेकार अपने आप को परेशान कर रहे हो। अब यह गलती मुझसे हुई है, तो यह गलती का भुगतान मुझे ही तो करना पड़ेगा। कुछ दिन और बीत गए। संतोष जी उसी तरह से मिलते, बातें करते, हंसते-हँसाते रहे। बातों-बातों में मैंने उन्हें बताया कि कल डॉक्टर ने एक्स-रे लेने को कहा है। रिपोर्ट ठीक रही तो 5वें दिन छुट्टी कर देंगे। संतोष जी को अचानक जैसे कुछ याद आ गया। बोले, आज से 5वें दिन तो मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन, भाभी जन्मदिन। उनका इस तरह से चहकना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उस दिन 16 तारीख है ना, आप लोगों को मेरे घर पर भोजन करना पड़ेगा। फिर गंभीरता से इनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, पत्नी की मृत्यु के बाद पहली बार मेरे मुँह से जन्मदिन की तारीख निकली है, 16 तारीख। यह जानकर मैं भी चौंक पड़ी। अरे! उस दिन तो हमारी शादी की सालगिरह है। अरे वाह! कितना अच्छा संयोग है।
संतोष जी, उस दिन यदि रिपोर्ट अच्छी रही तो आप और आपकी बेटी हमारे साथ में बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। हंसते हुए इन्होंने कहा, मेरा मन कहता है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, पर भोजन तो आप लोगों को मेरे घर पर ही करना पड़ेगा। इसी बहाने से आप लोग हमारे घर भी तो आ जाएंगे। मैंने इनकी ओर देखा तो ये भी बोले, ठीक है। फिर बात तय हो गई। संतोष जी भी खिल उठे। अब तक की मुलाकातों से उनके प्रति एक अपनापन सा जाग उठा था। अच्छा संबंध बने तो मनुष्य भी अपने दुख भूलने लगता है। हम लोग भी बहुत खुश थे। समय बीता। एक्सरे की रिपोर्ट के अनुसार हड्डी में पहले जितना झुकाव था, अब उससे कम था। डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसी ही प्रगति रही तो ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन जरूरी है। इन्हीं दो उपायों से अपने आप को ठीक से दुरुस्त करना होगा। मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हुई। ऑपरेशन का बड़ा संकट जो टला था, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी थी। 3 माह बाद एक्सरे द्वारा जांच करानी पड़ेगी। डॉक्टर्स का कहना था, हड्डी को झुकने से बचाना है। मैंने बिल चुकाया और डॉक्टर को धन्यवाद दिया, कुछ दवाइयाँ खरीदी और फिर वहीं एक नज़दीकी दुकान से संतोष जी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए कुर्ता पजामा और मिठाई का डब्बा खरीदा। फिर हमेशा की तरह सब्जी वगैरह लेकर हम घर आ गए। इन्होंने भाभी से रिपोर्ट के बारे में बताया और कल सुबह लौटने की बात कही। भाभी पहले तो तटस्थ बैठी थी, फिर चौंक कर बोली, अरे चले जाना, 2-4 दिन और रह लो। फिर अफसोस जाहिर करती हुई बोली, इस बार तो सब तुम्हें ही करना पड़ा। तुम ना होती तो पता नहीं कैसे चलता। ऐसे समय नौकरानी भी छुट्टी लेकर चली गई। कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो चौतरफा आती है। अरे भाभी, किया तो क्या हुआ, अपने ही घर में तो किया है। मेरी आवाज में कुछ चिढ़ने का लहजा आ गया था। शाम को हम लोग संतोष जी के घर गए। साफ सुथरा सजा हुआ प्यारा सा घर, फिल्मी हीरोइन जैसी सुंदर सी बेटी राधिका। देखते ही उसने हाथ जोड़कर हम लोगों से नमस्ते किया। मैंने तो उसे अपने गले से लगा लिया और एक चुंबन उसके माथे पर जड़ दिया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए आशीर्वाद दिया। मैं अपनी नज़रों को चारों ओर दौड़ा रही थी, तभी संतोष जी की आवाज़ गूंज उठी और सबने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। मैंने मिठाई का डब्बा राधिका के हाथ में और कुर्ता पजामा का पैकेट संतोष जी के हाथ में थमा दिया। भोजन टेबल पर लगा हुआ था। हंसते मजाक करते हम लोग भोजन का आनंद ले रहे थे। हर चीज बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। हम लोग सारी औपचारिकताएं भूलकर आपसे तुम पर आ गए थे। संतोष जी कह रहे थे कि 3 माह बाद जब भी दोबारा आना तब यही ठहरना। देखो भाई, संकोच बिल्कुल भी मत करना। और एक पैकेट हमारे हाथ में थमा दिया। जरूर जरूर आएंगे। आपके रुपए देने तो जरूर आएंगे। कोशिश करेंगे अगली बार ही रुपए वापस कर दें। और यदि नहीं हुआ तो क्षमा करना भाई। इन्होंने बड़े प्रेम से कहा तो संतोष जी ने इनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बोले, कैसी बातें करते हैं, दोस्ती की है तो इसे निभाऊंगा भी। चाहो तो आजमा के देख लेना। तब तक मैंने पैकेट खोल लिया था। एक सुनहरी डब्बी में मेरे वाली सोने की चेन रखी हुई थी। एक पल आंख मूंदी और सारी स्थिति समझ में आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितने महान हैं वे। संकट से उबारा भी और रिश्ते के बंधन में भी बांधा। मैं उनके चरणों में झुकी ही थी कि उन्होंने मुझे बीच में ही रोक लिया और बोले, नहीं बहन, नहीं। संतोष जी की आंखें सजल हो गई। उनके मुंह से आगे कुछ भी ना निकल सका। राधिका भी अपने पापा से लिपट गई। पापा आप कितने अच्छे हैं। फिर हम लोगों के पास में आकर वह खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे समुद्र के तट पर फैले बैंगनी रंग ने जीवन के आकाश में मचान बना दी हो। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।